Assalamu alaikum everyone. So let's continue with our lecture. Today we'll discuss methods to conduct international business. इंटरनेशनल बिजनेस के डिफरेंट तरीके होते हैं. आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि आप जो चीजें आपकी कंट्री में जरूरत है उनको इंपोर्ट कर लेते हैं और जो अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी बाहर डिमांड है, उनको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं. Another method is licensing, then franchising, joint ventures, acquisitions, and establishment of a new foreign subsidiary. ये स्टेप वाइज चल रहे हैं. सबसे पहली के अंदर सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है, और लास्ट वाली के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है. तो पहली है इंटरनेशनल ट्रेड. जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक कंट्री में बनते हैं, या उस वहाँ का स्पेसिफिक फार्मूला है, या कोई उसके कॉपीराइट्स हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क्स होते हैं डिफरेंट, या आपके लेट्स सपोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं कोई भी, या फिर कोई रेसिपीज हैं स्पेशली, तो वो उसी कंट्री से वो बाहर भेजना नहीं चाहते, तो वो हम अपनी ही कंट्री में बनाएंगे. आई डोंट नो, आई थिंक सो नैंडूज का ऐसे ही है कि वो एक ही कंट्री में या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही सारा अपना प्रोडक्शन करते हैं, बॉटल्स में पैक करके आगे सप्लाई कर देते हैं. सिमिलरली कुछ फर्म्स हैं वो अपने ही जो मेन उनका प्लांट है वहीं पर सारी प्रोडक्शन करेंगे और उसको आगे सप्लाई कर देंगे. वो दूसरी जगह पर अपना प्लांट नहीं लगाते, वो सिर्फ उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं उसी कंट्री से. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई थिंक इसमें आई हैड अ फ्यू ब्रांड्स इन माइंड जो कि एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में ही प्रोडक्शन, जैसे हर्शीज है. आई डोंट नो हर्शीज का कोई और प्लांट है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्लांट है जो सारी प्रोडक्शन करता है और बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स से एक्सपोर्ट कर देते हैं अपनी प्रोडक्शन को. अब ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है. क्यों? इसमें आपका ज्यादा पैसा नहीं लगता. आपने किसी और कंट्री में जाके पैसा नहीं लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपके पैसे वहां फंस नहीं गए, ब्लॉक नहीं हो गए, और अब आपको उस कंट्री के पॉलिटिकल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और बाकी रिस्क बेयर नहीं करने पड़ते. तो रिस्क कम है और रिटर्न कंपैरेटिवली अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा ही रहे हैं. सो एक बड़ा पॉपुलर तरीका है उन कंपनीज के लिए जो अपनी फॉरेन सब्सिडरी सेटअप नहीं करना चाहती, या फॉरेन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाई नहीं करना चाहती, अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को ही यूज करना चाहती है. सो दे यूज दिस मेथड, इंटरनेशनल ट्रेड. और इंटरनेट ने इसको बेहद ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया है. अगर आप देखें तो चाइना भी अलीबाबा के थ्रू तकरीबन हर चीज जो चाइना में बनती है आप पाकिस्तान में बाई कर सकते हैं, आप अमेरिका में बाई कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में ऑर्डर प्लेस करके होलसेल के ऊपर वो माल उठा सकते हैं और आराम से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं. सो इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनेट ने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है. आप बड़ा इजीली इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगवा सकते हैं. देन द सेकंड मेथड इज लाइसेंसिंग. और इसमें एक और चीज भी है, जो शिपिंग की कॉस्ट है किसी एक प्रोडक्ट की, वो उस प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट का 1% भी नहीं होती आज. पहले शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होती थी, इसलिए प्रोडक्ट एक कंट्री में बनकर दूसरी कंट्री में जाना मुश्किल हो जाता था. आज ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कई कंट्रीज में बनते हैं. लेट्स सपोज एक कार है आपने परचेज की, तो उसके कुछ पार्ट्स जापान से आ रहे हैं, कुछ पार्ट चाइना से आ रहे हैं, कुछ पार्ट किसी और कंट्री से आ रहे हैं, कोई ताइवान से आ रहा होगा, कोई कहाँ से. उन सबको आपकी कंट्री में लाके असेंबल किया जाएगा और कार को असेंबल करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा. अब ये जो उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका सिर्फ 1% बता है इनको ट्रांसपोर्ट करके लाने की कॉस्ट. इसलिए इट इज वेरी कन्वीनियंट टुडे कि आप चीजों को इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर दें. देन कम्स इन लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग इज वेयर यू सी एक कंपनी है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ट्रेडमार्क है, उसके कोई कॉपीराइट्स हैं, कोई पेटेंट्स हैं, कोई भी ट्रेड नेम है, या उसके पास कोई फार्मूला है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसको लाइसेंस कर देती है आगे किसी को कि जी आप इस फार्मूला को यूज करते हुए या ट्रेडमार्क को यूज करते हुए प्रोडक्ट अपनी कंट्री में बनाकर बेच सकते हैं. लाइक पेटेंट है उनका कि जी उनका जो फार्मूला है उस चीज का, वो फार्मूला वो कहते हैं ये फार्मूला हम आपको दे देते हैं, ये हमारा पेटेंट, आप हमारी परमिशन के बगैर नहीं बना सकते, हम आपको दे रहे हैं, इसकी लाइसेंसिंग फी आप हमें पे करेंगे और आप अपनी कंट्री में बनाकर बॉटल करके बेच सकते हैं. ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में इस पैटर्न के ऊपर जो एंटीलाइज शैम्पूज हैं, तकरीबन तमाम एंटीलाइज शैम्पूज फॉरेन के फार्मूला के पर हैं. इंग्लिश एंटीलाइज है वो आई थिंक या ब्रिटिश फार्मूला है या अमेरिकन फार्मूला है. इस तरह से एक और एंटीलाइज है वो भी ब्रिटिश या अमेरिकन फार्मूला है, उनसे लाइसेंस के अंडर पाकिस्तान में बनती है. और कई मेडिसिन जो है पाकिस्तान में वो अंडर लाइसेंस ऑफ दिस कंपनी. जीएसके की अक्सर मेडिसिन क्योंकि यूके की है, तो ज्यादातर मेडिसिन यहाँ पाकिस्तान में अंडर द लाइसेंस ऑफ जीएसके यूरोप बन रही होती है. तो ये एक दूसरा तरीका है, आप इंटरनेशनल मार्केट में रीच कर सकते हैं. आपको खुद अपनी फैसिलिटी जाके नहीं लगानी पड़ती, किसी के पास ऑलरेडी प्लांट है मेडिसिन या ये टूथपेस्ट या इस तरह की शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपसे फार्मूला का परमिशन लेता है और आपको लाइसेंसिंग फी पे कर देता है और यहाँ पर बॉटल कर करके उस फार्मूला को बनाकर बेच देता है.
तो आपकी इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा बच जाता है और आपका प्रोडक्ट भी वहां पहुंच जाता है, आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है, आपका प्रोडक्ट भी चलो और आपको उसका रेवेन्यू भी आ जाता है। देन कम्स फ्रेंचाइजिंग। बेसिकली फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप कुछ हद तक वहां जा रहे हैं आप कंपनी को लेकर, ठीक है ना, आप कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ हद तक अपना फुटप्रिंट वहां स्टेब्लिश कर रहे होते हैं। सो बेसिकली आप स्पेशलाइज्ड सेल और सर्विस स्ट्रेटेजी, सपोर्ट, असिस्टेंस, इसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हेल्प चाहिए, ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उससे क्या लेते हैं आप, सेल्स का एक परसेंटेज या एक पीरियोडिक फी के जी, इतने एक साल के लिए आपको इतनी फीस पे हमें करनी होगी। आप उनको अगेन उसी तरह से एक लाइसेंस दे देते हैं कि हमारा ये ब्रांड है, हमारा ये ट्रेडमार्क है, हमारा ये कॉपीराइटेड एक टाइटल है, आप इसको वहां यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप उनको अपनी रेसिपीज या जो भी चीज आप बनाते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप चाहे तो फॉर्मूला भेज सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स है तो वो किसी एक जगह पे सेंट्रल जगह पे बनता है और वो दूसरी एरिया में सप्लाई हो, लेकिन अगेन हर जगह के डिफरेंट है। अब अमेरिका का टेस्ट यहाँ जैसा नहीं होगा तो वहां का अमेरिका में बन रहा है, जैसे कि यहाँ का है वो यूजुअली या इंडिया से आ रहा होता है या फिर दुबई से आ रहा होता है। तो पाकिस्तान में वहां से आ रहे थे प्रोडक्ट, उनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो पाकिस्तान में लाकर उसका अपना सेल करते हैं। तो दिस इज फ्रेंचाइजिंग। वो आपको ट्रेन करते हैं आपके स्टाफ को। बेसिकली फ्रेंचाइजी उनके पास जाता है कि जो मैंने फ्रेंचाइज लेनी है आपकी, आपका ब्रांड बहुत पॉपुलर है, मुझे पता है फ्रेंचाइजी को ये बेनिफिट है कि अगर वो नया ब्रांड खोलेगा तो उसको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको वहां पर उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और फिर वो प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट होगी। तो पूरा ब्रांड बनाना पड़ेगा, ये बना बनाया ब्रांड है, हर किसी को इसके बारे में पता है, लोग खुद आएंगे पहले दिन ओपन होते ही। तो उसको ये बेनिफिट है तो वो फीस देते हुए घबराता नहीं है, तो वो कहता है हाँ जी मैं आपको फीस दूंगा। तो पहले लाइसेंसिंग के लिए फीस और फिर बाद में सेल्स का एक परसेंटेज, यूजुअली जैसे मैकडोनल्ड्स है या केएफसी है तो इनकी एक परसेंटेज सेल्स की उसको जाएगी जो फ्रेंचाइजर है। तो फ्रेंचाइजर को ये बेनिफिट है, उसकी फ्रेंचाइजेस खुलती जा रही है पूरी दुनिया में और वहां से भी उसको रेवेन्यू आ रहा है, उसको मैनेज करने का कोई टेंशन उसको नहीं है। उसने क्या देना है, उसने मार्केटिंग मटेरियल देना है, स्टोर की लोकेशन डिजाइन वगैरह के ऊपर हेल्प करनी है, डिजाइन की स्टाफ प्रोवाइड कर देगा, स्पेशलाइज स्टाफ की सेल उसकी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा कोई सपोर्ट चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई सिस्टम एस्टेब्लिश करने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट में या हेल्प चाहिए थोड़ी बहुत तो वो भी कर देगा। फ्रेंचाइजर ये हेल्प कर रहा होगा, उसके अगेंस्ट वो अपना रेवेन्यू ले रहा होगा। तो दिस इज अनदर वे, लेकिन इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप ले आते हैं अपनी दूसरी कंट्री के अंदर, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते होते हैं फ्रेंचाइजर। देन कम्स इन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने अक्सर सुना हुआ हो, या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट्स द सेम थिंग। बेसिकली आप खुद पैसे ले जाकर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एज अ इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट, जैसे कि इससे पिछले केसेस में आपने 1 रुपया भी कंट्री में लाकर नहीं लगाया था, आपने इस कंट्री के लोगों को लाइसेंस कर दिया था। इस केस में आप कुछ इन्वेस्टमेंट उनको देते हैं कि चलिए जी इतने पैसे हमारे भी लगाएं इसके अंदर, तो आप पैसे डायरेक्टली लेके आते हैं इस कंट्री के अंदर लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द सेम थिंग। और इससे अगले स्टेप्स के ऊपर ये बढ़ती जाएगी हर स्टेज के अंदर, जैसे है ना कि ये ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी जब तक ये फुल अपना प्लांट आप यहाँ लाके लगाते हो तो पूरी कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिकली जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके अपना प्लांट लगाती है, दैट इज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या एक इन्वेस्टर एक कंट्री से, कोई अमेरिका में देखे पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो हम वहां से वो लाके पैसे यहाँ पर लगाएगा, वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि फॉरेन के किसी बंदे ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हमारी कंट्री में आके पैसे लगाए हैं। देन कम्स इन जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स के केस के अंदर अब आप थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहां पर एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं कि भाई आप भी ये काम कर रहे हैं, हमारा आपको पता है ब्रांड बहुत पॉपुलर इंटरनेशनली, हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का एक परसेंटेज होगी और इतने पैसे हम लगाएंगे इस प्लांट को लगाने में और इतने आप लगाएंगे। तो अब आप ज्यादा कंपैरेटिवली पैसे लगाते हैं, दोनों मिलकर 50-50 कर सकते हैं या कोई भी एक रेशियो तय हो जाएगी, उस हिसाब से अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो तय हो जाएगी और दोनों मिलकर वहां पर ये काम करते हैं। इस मामले में मैं अगर आपको एग्जांपल्स दे सकूं तो फॉर एग्जांपल ये जो है इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे कभी भी आपको सुजुकी नहीं मिलेगी, मारुति सुजुकी मिलेगी। यू सी, होंडा नहीं मिलता था, हीरो होंडा मिलता था। अब वो वैसे सेपरेट हो गए आई थिंक, लेकिन पहले ये हीरो होंडा ही होता था। तो ये जितने बड़े ब्रांड्स है ये इंडिया में हमेशा किसी इंडियन ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गया था। इसमें एक इंडियन लॉ भी है कि बाय लॉ वहां पर उन्होंने कंपनीज को रिक्वायर किया हुआ है कि वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप के अंदर ही एंटर हो सकते हैं वहां मार्केट में। इससे ये होता है कि उनकी एग्जिस्टिंग कंपनियां बंद नहीं होती, उल्टा उनकी जब साथ जब फॉरेनर आ जाता है वो उनको अपनी एक्सपर्टीज सिखा देता है,
तो वो भी अपना बिजनेस अच्छे से चला सकती हैं। इसीलिए फिर हीरो के साथ होंडा ने कोलैबोरेट कर लिया, हीरो होंडा हो गया। इस तरह से मारुति के साथ सुजुकी ने कोलैबोरेट कर लिया, तो मारुति सुजुकी होगी। तो दीज कुछ भी जॉइंट वेंचर ऐसे भी हो जाता है कि एरिक्सन वाले जो थे वो बहुत अच्छा सेल फोन बना सकते थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग या सेल्स की एक्सपर्टीज नहीं थी। तो वो गए सोनी के पास, और सोनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मार्केटिंग और सेल्स आपकी चाहिए, ये आप करेंगे, प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो एरिक्सन वाले फोन बनाते थे, ये मार्केटिंग और सेल्स करते थे, और सोनी एरिक्सन के नाम से ये सेल किया करते थे। तो दिट शुड बी वो जॉइंट वेंचर, वो अपने पैसे भी दोनों लगाते हैं, उस कंट्री में जाके अपने प्लांट लगाना है, कोई नई प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी है, कोई स्टोर्स ओपन करने हैं, तो दोनों उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन अब ये है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस कंट्री का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। तो रिस्क शेयर हो जाता है, और फिर उसको लोकल नो हाउ है, उसे पता है वहां पर कैसे काम करवाए जाते हैं। एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, तो उसे पता है कि कैसे मैंने वहां पर काम करवाना है, कैसे वहां के प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो वो आपको उन मामलात में हेल्प करता है जो आपको वहां पर पॉलिटिकल रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें एग्जांपल बहुत सारी, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हम गोना मूव फॉरवर्ड। एक्विजिशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। अब इसके अंदर आप एक्चुअली जाकर अच्छे खासे पैसे लगा देते हैं। आप देखते हैं कि इस कंट्री के अंदर ना ये वाली कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन ये उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही, इसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ये जरा परेशानी में है, या फिर एटलीस्ट इसका नेटवर्क ऐसा है जो हमारे काम का लगता है हमें। तो आप जाते हैं और उनसे कहते हैं जी हमें अपना बिजनेस बेच दो, और इसके अगेंस्ट हम तुम्हें कुछ शेयर भी देते हैं अपनी कंपनी के अंदर, बाकी हम तुम्हें कैश भी देने को तैयार हैं, और हम तुमसे प्रीमियम पे भी परचेज करने को तैयार है। मतलब आज तुम्हारे बिजनेस की वर्थ है अगर लेट्स सपोज $1 मिलियन, तो हम $1.1 मिलियन देते हैं, $1.2 मिलियन हम प्रीमियम देकर परचेज कर लेंगे तुम्हें, क्योंकि आपको पता है कि अब आप इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप इससे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि होम डिपो थी अमेरिका की, तो इसने जब कनाडा के अंदर, या होम डिपो थी या वो एक और थी, तो उसने जब कनाडा में या मैक्सिको में एक्सपेंड करा, तो वहां की एग्जिस्टिंग चेन उन्होंने देखी कि ये ऑलरेडी चल रही है, इसके पास फैसिलिटीज हैं, सप्लायर्स हैं, लोग हैं, तो ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लेते हैं हम, रादर देन कि हम वहां जाएं, एक्सपर्ट्स हायर करें, अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद उसके अंदर पैसे लगाएं। इसमें उसको बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट ये कि जब आप कोई नया बिजनेस सेटअप करने जाएंगे तो आपको संक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। आप गए जी, आपने कोई साइट का विजिट करवाना है, आपने कोई कई लोगों को हायर किया कि जी फिजिबिलिटी बना कर दो, फिजिबिलिटी वालों को पैसे देने आपने, फिर उनसे कहा कि जी इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये खरीद कर दो, हमें हमें इसकी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, हमें अगर ये जमीन खरीदी उसके लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात की कि ये जमीन हमें खरीद कर दो, उसका कमीशन। अब ये पैसे जो संक कॉस्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन, जिसने जमीन खरीद कर देनी थी उस रियल एस्टेट ब्रोकर का कमीशन, कंसल्टेंसी की फीस, इस तरह की जो आपने रिपोर्ट बनाई फिजिबिलिटी उसकी फीस। अब ये बड़ी अच्छी खासी अमाउंट होती है जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ये करोड़ों में जा सकती है ये फीस। तो ये सारी आपकी बच जाएंगी, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग है उसने ये सारा कुछ करके सब कुछ बनाया हुआ ऑलरेडी पड़ा है उसके पास, उल्टा वहां डेप्रिसिएशन हो चुकी है कुछ ना कुछ एसेट्स की अब तक, और ये कॉस्ट वो अपनी राइट ऑफ कर चुके हैं। लिसन, वो ये देखते हैं कि क्या हम इसको चला सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो चल ही नहीं रहा तो उसके अंदर जाके पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, अब उन्हें पता होगा, कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चल इसने रखो, उस कंट्री के हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी सही नहीं रखी हुई, हम बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उनकी प्रोडक्ट रेंज सही नहीं है, हम अपनी प्रोडक्ट रेंज लाके डालेंगे। हमने कौन सा उनकी प्रोडक्ट रेंज भेज दी, हमें तो उनका बना बनाया सेटअप चाहिए, हमें उनकी एस्टेब्लिश मार्केट चाहिए। हम खुद जब बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट में हम बाय करने जा रहे हैं, तो हम उसको पहले ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम थॉरली देखते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए सूटेबल है, फिर जाके परचेज करते हैं। वहां ये है कि वो क्योंकि एक छोटा बिजनेस है, वो बड़े बड़े वहां के करंट बिजनेस से compete नहीं कर सक रहा, वो अपनी प्रोडक्ट रेंज नहीं बढ़ा सक रहा, वो अपनी ऑफरिंग्स बेटर नहीं कर सकता। हम क्योंकि एक कंट्री में ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, बड़ा प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास यहाँ से, हमने उसको ले जाके, हमारे प्रोडक्ट भी स्टेब्लिश है ऑलरेडी, बड़ी बड़ी लाइंस बनी हुई है, हमने कुछ नई नहीं करनी, हमने यहीं से माल उठाना है वहां ले जाना है, या फिर वहां वही चीज प्रोडक्शन का लाइसेंस दे देना है, वो हमारे हमारे ही लाइसेंस अपनी कंपनी को देना है ना, कौन सा फीस देनी है किसी ने। तो वहीं पर बस उस फैसिलिटी के अंदर हम वो एडिशनल चीजें बनाना शुरू कर देंगे, अब वो हमारे ब्रांड का नाम भी चलेगा साथ में वहां पर। तो हमें बताया कि हम इसको वहां जाकर टफ टाइम दे सकते हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उनको। किसका? जी जी, या यस, आप ऐसे उन्होंने परचेज कर लिया है।
बिकॉज उन्हें लगा कि यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप हुआ है ना। इसी तरह से अभी आई डोंट नो हायर ने वो उसको किसी ने परचेज किया कि नहीं, लेकिन हायर का भी एक कैंडी के नाम से भी उन्होंने एक सेटअप स्टार्ट किया है। तो बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट, और फिर आप जाते ये नहीं करते कि उसकी मार्केट खत्म कर दें, इसलिए तो आपने खरीदा ही नहीं उसे। आप उसका नाम रखते हैं, उसके साथ छोटा करके अपना नाम लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ सालों में वो स्टेब्लिश हो जाता है, दोनों लिंक्ड है। अब अपना नाम और उसका नाम बराबर कर देते हैं। फिर कुछ सालों बाद उसका नाम खत्म कर देते हैं, अपना नाम रख लेते हैं सिर्फ। उसकी जितनी मार्केट होती है वो आपकी होगी। आपकी तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट क्योंकि इंटरनेशनली पॉपुलर है जी, अमेरिका का ब्रांड है, यहाँ का ब्रांड है, लोग तो फॉरेन खरीदने आएंगे। तो वो दोनों के नाम के साथ आपको ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है। और जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर के साथ वो compete नहीं कर सकता था, वो आपके साथ compete नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसा कंपेटिटर हो वो आपके साथ ऐसा compete ना कर सके। अगेन यू डू ड्यू डिलिजेंस, आप देखते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा। आप ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन ये बेसिकली एक चीपर तरीका है, आपकी संक कॉस्ट आपको नहीं पड़ रही, फिर आपको ये कि बना बनाया सारा सेटअप मिल जाता है, आपको बहुत सारे नए काम नहीं करने पड़ते। नए सिरे से कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं, पूरी देख रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल रिस्क है, क्या कौन से रिस्क हैं। वो सब एक सेटअप बना हुआ है आपका। आपने सिर्फ वहां अपना माल पहुंचाना है और उसको सेल करना शुरू कर देना है। और उनकी ऑलरेडी मार्केट भी बनी हुई है, कुछ ना कुछ तो वो बेच रहे हैं ना। हो सकता है वो लॉस में भी ना हो, आप प्रॉफिट में चलता हुआ बिजनेस है। अब कहते हैं, छोटा सा बिजनेस, तुम हमारे बिजनेस में शेयर ले लो इसके अगेंस्ट। आप उसे अपने कीजिए, हमारा बड़ा बिजनेस है भाई, तुम एक काम करो, ये बिजनेस हमें बेचो, इसके अगेंस्ट हम तुम्हें शेयर ऑफर कर देते हैं अपनी कंपनी के। तो ये भी हमारा पार्ट बन जाएगा, और उसके अगेंस्ट जितनी वर्थ की है उतने हम तुम्हें शेयर इशू कर देते हैं अपनी कंपनी के। और हमारी तो वर्थ तुम्हें पता है बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी किया जाता है। और अगेन आप उन्हें प्रीमियम ऑफर करते हैं। आप ये नहीं कहते कि जी तुम्हारी बिजनेस जो बुक वैल्यू तुम्हारी अगर 1 मिलियन है तो हम 1 मिलियन में खरीदेंगे, आप कहेंगे हम एक 1.2 मिलियन में खरीदेंगे। अभी फेसबुक ने ये खरीदी थी व्हाट्सएप, तो लोगों ने कहा यार ये पागल हो गए, इतनी महंगी करके व्हाट्सएप खरीद ली। उन्हें पता था कि उनसे नहीं बन रही, तो उन्हें पता था कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो उन्होंने महंगी करके खरीद ली, आज वो उससे कई ज्यादा पैसे कमा भी चुके हैं वापस। तो ऐसा किया जाता है, महंगी करके भी खरीद ली जाती है। इस केस में आपकी वो जो सारी नए सिरे से बनाने और करने की कोशिश होती है वो सारी वेस्ट नहीं होती फिर, क्योंकि वो आपने पूरा नए सिरे से ब्रांड। फेसबुक ने बड़ी कोशिश की अपना मैसेंजर सेपरेट चला कर देख लें, नहीं चल सका तो उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप को परचेज कर ले। ऐसा भी करती है कंपनी। तो इस केस में जरा आपके पैसे बच जाते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि नया बनाना है पूरा, उसको चलाना है, उसके बग्स फिक्सेस और बहुत सारे काम करने हैं, उससे बेहतर है कि बना बनाया परचेज कर लें, थोड़ा प्रीमियम दे दें उसके ऊपर। सिमिलरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेन सब्सिडरीज, इस केस में भी अब आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, लेकिन इस केस में पिछली से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि वो बना हुआ था ना, उसके अंदर कुछ चीजों की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, उसके अंदर ये जो संक कॉस्ट थी ये ऑलरेडी डेप्रिसिएट होकर खत्म हो चुकी है, अमोर्टाइज हो चुकी है। यहाँ पर आपने नए सिरे से सारी कॉस्ट लगानी है, नई कंसल्टेंसीज करनी है, वहां पर एक्सपर्ट से ओपिनियंस लेने हैं, नए लोग हायर करने हैं, यूल मेक मिस्टेक्स, वहां पर गलतियां भी होंगी। तो पूरे सेटअप को बनाने के ज्यादा खर्चे होंगे कंपनी, लेकिन अब आपका फुल कंट्रोल भी है और आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उस केस में वो जो कंपनी थी उसने जहां जहां अपनी ब्रांचेस खोली हुई थी वो सारा कुछ आपको वही मिलेगा बना बनाया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं ये नहीं यार, इस शहर में मुझे 2 ब्रांचेस की भी जरूरत नहीं है, इसमें मुझे एक ही चाहिए। अभी अभी मैं डिफरेंट शहरों के अंदर ऑफर करता हूँ, बाद में देखूंगा इस शहर में 2 करनी है कि नहीं। तो अब आपकी चॉइस है ना, आपको जहां दिल करे आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां वो बना सकते हैं अपना सेटअप। और अपनी मर्जी से नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा पिछले वाली ऑप्शन से भी। तो यहाँ पर अब आप पूरी फुल फ्लेज अपनी सब्सिडरी स्टैब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर एक एमएनसी है, आपकी एक सब्सिडरी यहाँ पर है अमेरिका में या कहीं और दूसरी सब्सिडरी इस कंट्री के अंदर है। तो आप प्रॉपर एमएनसी है, अब आपके ऑपरेशन है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और वहां का पूरा एक ऑफिस है, पूरा स्टाफ है, पूरी एक हायरार्की है जो वहां के डिसीजंस करती है। सो इट्स मोर अबाउट कंट्रोल एंड द टाइप ऑफ रिस्क द कंपनी वांट्स टू टेक। ठीक है। तो ये वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिगर जो है 1.3, एग्जिबिट 1.3, कैश इनफ्लोज फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग और कैश आउटफ्लो होता है बाय इंपोर्टिंग। तो ये इस तरह से एमएनसी ऑपरेट कर रही होती है। सिमिलरली कैश इनफ्लो हो रहा होगा फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड कैश आउटफ्लो होगा फ्रॉम द सर्विसेज रिसीव्ड। ये बेसिकली लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स के केस के अंदर हो रहा होगा। जबकि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडरी या वहां जाके बाई कर लेने के केस के अंदर कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम द रिमिटेंस और अर्निंग से, और आउटफ्लो होगा फाइनेंस या ऑपरेशन से, जो भी आप कर रहे हैं उससे आपकी कंट्री से पैसे जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। लेकिन वहां पर जब आप प्रॉफिट कमाकर वापस लेकर आएंगे अपनी कंट्री के अंदर, जैसे कि अब मेजर जो भी एमएनसी होगी आमतौर पर यह करती है कि वो जिस कंट्री में भी कमा रही है वहां पैसे नहीं रखेगी,
वो अपने पैसे वापस अपनी कंट्री में ले आती है। तो पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे गए तो हैं, लेकिन अब हर साल अच्छे खासा प्रॉफिट के नाम के पैसे वापस भी आ जाते हैं उनके पास। अब आगे वैल्यूएशन मॉडल है फॉर एन एमएनसी, जिसके अंदर डोमेस्टिक मॉडल आ जाता है। अब ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, मैं इनको जरा ब्रीफली टच करते हुए आगे चलूंगा। डॉलर कैश फ्लो का एक तरीका है, मैं सिंपल वर्ड में इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आमतौर पे हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ कई फ्रीलांसर्स हैं जो ना ये आपकी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं ई कॉमर्स की, या अमेजोन का जो फुलफिल्ड बाय अमेजोन का बिजनेस शुरू कर देंगे कि ठीक है। अब वो पूरा बिजनेस जब सेटअप हो जाता है, जब उसका प्रॉफिट मिलियंस में चला जाता है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब ये कई साल में मुझे पैसे देगा, 3 4 5 साल में ना ये मुझे पैसे देगा जो इतने प्रॉफिट के हिसाब से देता जाएगा। तो कहते हैं मैं ये पैसे क्यों ना अभी ले लूं और मैं कोई और काम शुरू कर दूं, मैं तो दोबारा से भी बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ ना। और फिर कितने साल तक चलाना पड़ेगा, चले कैसे चले। वो क्या करते हैं, वो उस वेबसाइट को या उस एफबीए के बिजनेस को ना फॉर सेल डाल देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट जहां बेच सकते हैं, वो उसको फॉर सेल डालते हैं। फॉर सेल के लिए वो प्राइस कैसे तय करते हैं उसकी, जो उसका पिछले साल का प्रॉफिट था मल्टीप्लाइड बाय 4 5, जितने भी सालों का वो रेवेन्यू अपना लेना चाहते हैं। अब जो खरीदार होता है उसको क्या होता है कि जी चले 4 साल का प्रॉफिट तो मैं इसको दे, लेकिन बना बनाया बिजनेस मेरे पास जितने साल तक चलता रहेगा ये प्रॉफिट मेरे पास आता रहेगा, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस बनाने का, मेरे पास स्किल नहीं है बिजनेस बनाने की, मैं खरीद लेता हूँ बना बनाया। वो खरीद लेते हैं और इनको क्या होता है, इनको एक साथ कैश मिल जाता है सारा का सारा। अब ये वो कैश लेते हैं, उसको भी इन्वेस्ट करते हैं और नया बिजनेस बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको बनाना तो आता ही है, इनके पास स्किल है। तो वो वैल्यू कैसे कर रहे हैं, डॉलर कैश की बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि जहां जैसे ऐसे होती है। बेसिकली आप ये थे कि पूरे साल में बिजनेस कमाएगा क्या, और उसके अलावा मुझे खर्चे क्या क्या पे करने पड़ेंगे, वो निकाल कर जो डॉलर कैश की फॉर्म के उनके पास पैसे बच जाते हैं, वो उसके हिसाब से मल्टीप्लायर बना लेते हैं कि इतने सालों में कितना बनेगा, इतने के अंदर मैं ये बिजनेस बेचूंगा, उसकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर ली जाती है। डिफरेंट तरीके हैं बिजनेस को बेसिकली वैल्यू करने के, उनमें से एक तरीका ये भी है। So the dollar cash flow is in period T represents funds received by the firm minus funds needed to pay expenses or taxes or to reinvest in the firm. Then cost of capital, required rate of return के हिसाब से भी हम परसेंटेज तय कर सकते हैं। So the required rate of return, जिसको हम K भी usually denote कर रहे हैं, in the denominator of the valuation equation represents the cost of capital including both the cost of debt and the cost of equity। जब हम R की बात सॉरी K की बात करें, cost of capital की बात करें, इसमें both included है, debt भी और equity भी। अब मुझे नहीं पता आपने WACC की हुई है कि नहीं, weighted average cost of capital। So weighted average cost of capital ही आपका K होता है बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर डेट को भी हम वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और इक्विटी को भी। दैट इज दी कॉस्ट जो आप उसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं। देन कम्स द मल्टीनेशनल मॉडल। अगेन अगर दो करेंसीज में तो फिर क्या करेंगे, अगेन क्योंकि ये तो नेशनल डोमेस्टिक लेवल के ऊपर होगी थी ना, कि एक ही करेंसी के अंदर है। अगर एक से ज्यादा करेंसीज के अंदर आप क्या करें, आसान सा तरीका है वैसे, एनीबॉडी गेस कर लें। यार दो कंट्रीज के अंदर है, सादा सा तरीका है, आसान सा, जो आम हम करते भी हैं डेली बेसिस के ऊपर। एक कंट्री का बिजनेस आपका है डॉलर्स के अंदर, दूसरी का पाकिस्तानी रुपए में, क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सादा सा तरीका है। आप जो पाकिस्तान वाला है अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, आप पाकिस्तान वाले को डॉलर के रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे डॉलर्स के अंदर, और वहां जाके ऐड कर देंगे जी वहां इतने डॉलर का, यहाँ इतने डॉलर का, बिजनेस का वैल्यूएशन आ जाएगी। तो दोनों जगहों के ऊपर अपनी अपनी करेंसी को एक करेंसी में कन्वर्ट करके आप उसको टोटल कर लेंगे। अगर करंट कंट्री मल्टीपल करेंसीज यूज कर रही है तो क्या करेंगे, सबको अपनी अपनी करेंसी से कन्वर्ट कर देंगे डॉलर्स के अंदर, और डॉलर्स के अंदर उसका टोटल कर देंगे। नहीं नहीं, अगर करने होते तो मैं यहाँ करवाता ना, फिर बोर्ड के ऊपर करवा भी देता, करता कोई नहीं है। मैं करवाने को भी तैयार हूँ, स्टूडेंट्स नहीं करके आते, अगर मैं ये करवा भी दूं तो आधा टाइम तो इनको समझने में कम से कम 2 लेक्चर लग जाएंगे कि ये है क्या। तो मैंने आपको बता दी उसका मतलब, कि आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलाज के अंदर हो यही रहा है, वो अपनी करेंसी के अंदर रेट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर जो आपकी आमतौर पर, क्योंकि हम ये इमेजिन करें कि हम अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं, लेट्स सपोज मैं डॉलर्स की बात करूँ कि ये ज्यादातर अमेरिकन बेस्ड बुक्स होती हैं, ठीक है। तो उसी कंट्री के डॉलर में कन्वर्ट करेंगे हम, और आमतौर पर हमारे यहाँ भी
जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी बनाते हैं तो डॉलर के साथ बना रहे होते हैं, तो हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर्स के अंदर ऐड करके उसको फर्म को एक तरफ बना देंगे। दैट्स इट। इस पूरे फॉर्मूले में भी यही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा। अब अगर पीरियड में डिफरेंस आ जाए, एक का टाइम पीरियड कुछ और है, दूसरे का टाइम पीरियड कुछ और है, तो आप पीरियड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको अकोमोडेट कर सकते हो, उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके कि कितने पीरियड का है, उस टाइम के एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करके उसका एक टोटल कर सकते हैं। नो बिग डील। इसमें सिर्फ ये हो रहा है, अभी कैलकुलेशन क्योंकि आपने करी इसलिए मैं इसकी तरफ आ भी नहीं रहा, ना आपने इसको रट्टा मारना इतना है सच, ठीक है। अब एक एमएनसी के जो कैश फ्लोज होते हैं उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगेन एक एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है कभी भी, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क हैं, बहुत सारी और फैक्टर्स हैं। अगेन डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके अंदर भी फर्क पड़ रहा है। जैसे अब यूक्रेन की वॉर अचानक से लग गई तो सारी कंट्रीज उसके अंदर फंस गई हैं। अब फ्यूल की प्राइसेस चेंज हो गई हैं, पाकिस्तान में एक अलग से क्राइसिस आया हुआ, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है तो अब एक पूरी सिचुएशन है उसके अंदर, उनकी जो कैश फ्लोज है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टन है, आपको पता नहीं, आप एस्टिमेट तो करते हैं लेकिन डॉलर का रेट चेंज हो गया और चीजें चेंज हो गई, तो यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपका जो एक्सपोजर है पहला, सबसे पहला होता है कि आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस का एक्सपोजर होता है। आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में, जो इंटरनेशनल हालात हैं वो सबके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे कि फ्यूल महंगा हो गया, कमोडिटीज की प्राइस महंगी हो रही है, हर चीज दुनिया में इस वक्त महंगाई की तरफ जा रही है, तो ये एक इशू जो तमाम बिजनेसेस को फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है। सो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन ये है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर कुछ हो रहा है और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी पड़ा हो, आपके बिजनेस के ऊपर भी पड़ा हो, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके अलावा दूसरी चीज, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क। अगर इंटरनेशनली कोई पॉलिटिकल रिस्क है किसी भी एक कंट्री में, वो आपकी सेल्स को इफेक्ट कर सकता है, वो आपके रेवेन्यूज को, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल इस वक्त कोई ऑयल प्रोड्यूसर हो, तो जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है तो बहुत सारों को बहुत फर्क पड़ा है उससे, क्योंकि वो ऑयल ज्यादातर रशिया से परचेज कर रहे थे, गैस ज्यादातर रशिया से परचेज कर रहे थे। अब जितनी फर्म उनके साथ डील कर रही है उनके लिए मसला बढ़ गया, अगेन पॉलिटिकल रिस्क की वजह से। इसी तरह से कुछ कंपनीज के रशिया में अगर सब्सिडरीज थे या रशिया के साथ उनका कोई लिंक था, अब मसला ये होगा कि उनका स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिएगा, वहां से पेमेंट आना और भेजना बहुत मुश्किल हो गया, फिर उनकी करेंसी को डीवैल्यू करने की कोशिश हो रही है, उनके ऊपर बार बार सैंक्शंस लगती जा रही हैं। अब आपके डायरेक्टर उस कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये पॉलिटिकल रिस्क है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क, कि इंटरनेशनली एक इवेंट हो सकता है उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल रिस्क, को सैंक्शंस लग जाए, कोई और कंडीशन चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी कंपनी पे फर्क पड़ जाएगा। अब सैंक्शन लगा देंगे कि इस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी भी आज से हमारे साथ डील नहीं करेगी अगर ये रशिया के साथ डील करेगी, तो अब आपके लिए मसला, आपका आधा ऑपरेशन रशिया में, आधा यूरोप के अंदर, अब आप किधर जाएंगे? कई कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है। एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क। अगेन एक्सचेंज रेट रिस्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सचेंज रेट शिफ्ट फ्लक्चुएट हो सकता है कभी भी किसी भी वजह से, और उसका एक्सपोजर हर कंपनी को रहेगा जो एमएनसी है, क्योंकि उसने एक्सचेंज रेट के ऊपर कन्वर्ट करना है अपने करेंसी को। अनसर्टेनिटी होगी तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब है रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने पैसे जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न मांगेगा। लेट्स मूव टू चैप्टर 2, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक कंट्री और दूसरी तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के दरमियान जो स्पेसिफिक कंट्री के एक पीरियड, एक टाइम पीरियड के दौरान ट्रेड के वॉल्यूम में डिफरेंस है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जो भी ट्रेड उनके साथ हुआ है उसमें जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अगर आपने ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट की हैं और कम इंपोर्ट की हैं तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ज्यादा की है, इंपोर्ट कम की है, तो आप पॉजिटिव हैं, सरप्लस हैं। अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा की है और एक्सपोर्ट कम की है तो डेफिसिट में होगा, ठीक है। और पेमेंट से मतलब बेसिकली ये अमाउंट की टर्म्स में तय हो रहा था, क्वांटिटी नहीं होती चीजों की, अमाउंट के अंदर के इतने लाख, इतने करोड़ डॉलर की चीजें हमने एक्सपोर्ट की और इतने करोड़ डॉलर की इंपोर्ट की, ये डिफरेंस आ गया हमारा।
वो जो डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है डेफिनेटली। एंड ओवर द ईयर जैसे कि हमारा हमेशा डेफिसिट ही रहता है, तो ओवर द ईयर हमें उसके लिए कर्जा लेकर पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे पाकिस्तानी रुपया नहीं लेंगे, वो आपसे डॉलर लेंगे। डॉलर आप तभी ले सकते हैं ना जब आप कुछ चीज बाहर बेचें। जब हम ज्यादा चीज एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारा वो आईएमएफ का कर्जा बढ़ता जाता है। दैट इज द सिंपल थिंग। अब इसमें डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। अब ये क्वार्टरली भी कैलकुलेट होता है, लेकिन ईयरली ज्यादातर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली तीन अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। नंबर वन करंट अकाउंट, नंबर टू कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड फाइनेंशियल अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? बेसिकली एक कंट्री के जितने भी फंड्स फ्लो हो रहे हैं उस कंट्री से बाहर, और जो उस कंट्री में आ रहे हैं उस एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान, अब ये गुड्स के अगेंस्ट हो या सर्विसेज के अगेंस्ट हो, इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। तो जितने गए और जितनी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे आए या गुड्स के अगेंस्ट पैसे आए, उसका जो बैलेंस होता है वो करंट अकाउंट में होता है। जितनी सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं और जितने गुड्स ऑफर किए जा रहे हैं आपकी तरफ से बाहर और बाहर से आपकी कंट्री के अंदर, तो उसका जो डिफरेंस है। तो करंट अकाउंट मेजर्स द फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन वन कंट्री एंड ऑल अदर कंट्रीज ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टू इनकम जनरेटेड बाय एसेट्स। कोई आपके एसेट्स है वहां पर, वो भी कुछ अर्न करके आपको वापस भेज रहे हैं। या जैसे हमारे यहाँ ये हमारे होते हैं जिनके ऊपर हमारी सारी इकोनॉमी का दारोमदार है, ये जो हमारे नेशनल्स गए होते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं वहां से, तो वो रेमिटेंस भी इसका पार्ट बन जाएगी ना, क्योंकि रेमिटेंस आ रही है आपकी कंट्री में, आपका एक एसेट है ना वहां पर, या आपकी कोई प्रॉपर्टीज है वहां पर, उससे कोई रेंट्स वगैरह या कोई इनकम आ रही है, कोई कंपनी है आपकी वहां से कुछ इनकम आ रही है, वो भी आपके एक एसेट है, उसका रिटर्न आ रहा है। The main components of the current account are payments between two countries for number one merchandise and services। तो मैंने बताया जो गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं उनके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आपकी आ गई, ठीक है। नंबर टू प्राइमरी इनकम एंड देन सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम आपने कोई चीज वहां पर की जो प्राइमरी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, उस एक्टिविटी के करने से आपको इनकम जनरेट हो रही है। सेकेंडरी इनकम अगर मैं इसकी एग्जांपल दे सकूं तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन? अगर हम सेकेंडरी इनकम को लें तो व्हाट वुड इट बी लाइक? नहीं, ये तो अपनी प्राइमरीली एक चीज की है ना, प्राइमरीली की है। इसको बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू, या आपने बेसिकली एक ट्रांजैक्शन की जिसके अगेंस्ट कोई और ट्रांजैक्शन और उससे आपको कोई इनकम जनरेट होके आई है, या आपने कोई फैसिलिटी की थी उससे कोई काम हुआ उससे कोई इनकम आपको जनरेट होके आई है, तो बेसिकली एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसके अंदर एक स्टेप और एडिशनल इन्वॉल्व हो जाता है। अगेन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली मर्चेंडाइज की जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, स्मार्टफोन्स, क्लोथिंग, कोई इस तरह से लेट्स सपोज कोई और चीज अगर सर्विसेज के अंदर ले लें तो आपकी सर्विसेज में जैसे कि आजकल हमारे फ्रीलांसर्स की बहुत सारी सर्विसेज आ रही हैं, हमारे लोग वहां जाकर काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से सर्विसेज के अंदर एजुकेशन, जैसे यहाँ से लोग अक्सर यूनाइटेड स्टेट जाके पढ़ने जाते हैं या यूके जाके पढ़ते हैं, तो वो एक वहां से सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ पर, तो हम सर्विस लेने चाहे जाते वहां पर है लेकिन वो सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है ना हमारी कंट्री में, तो सर्विसेज हो सकती हैं। तो एवरीथिंग दैट इज इन दिस कैटेगरी वो पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। प्राइमरी इनकम के अंदर वैसे के फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम हो सकती है, ठीक है। कोई भी पास करने को फैक्टर तो उसके अगेंस्ट इनकम हो सकती है। कोई एमएनसी है हमारी जो फॉरेन कंट्री में काम कर रही है, उसने जो प्रॉफिट कमाकर हमारी कंट्री में वापस भेजा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो हो सकता है। कोई फिक्स एसेट्स हैं आपके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है किसी कंट्री के अंदर, आपके लोगों ने जाकर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से जो प्रॉफिट वो लेकर आते हैं वापस, वो आपकी प्राइमरी इनकम है। तो जहां हम जाकर कोई काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको जाकर वहां बेच देते हैं या उसके ऊपर कोई इनकम होती है, वो जो हम लेकर आते हैं वो हमारी प्राइमरी इनकम है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है आपका सेकेंडरी इनकम का। ये बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स भी कहलाता है। इस केस के अंदर जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री एड दे देती है, कोई ग्रांट आ जाती है, रिसर्च ग्रांट आ जाती है, या कोई और किस्म की ग्रांट, फ्लड रिलीफ के लिए ग्रांट आ जाती है, तो कोई ग्रांट्स आ जाएं, या फिर आपके पास इस केस के अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल है ये, जैसे अभी केस चल रहा है तोशा खाना, तो जो गिफ्ट्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ये भी सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ इनकम है, क्योंकि अब गिफ्ट आपके पास जो आ रहा था वो यूजुअली सस्ता नहीं होता,
करोड़ों रुपए की गाड़ी, लाखों रुपए की वॉच, तो बड़े महंगे गिफ्ट आ रहे होते हैं यूजुअली। जैसे सऊदी से ये लेके आते हैं, तो ये जी तलवार सोने की लिए है, तो सोने की तलवार अच्छी खासी महंगी होती है। सो वो बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं, और उनको भी आप काउंट करते हैं कि ये आपकी कंट्री के अंदर आए हैं, क्योंकि कोई चीज आई आप भी दे के आए होते हैं ना कुछ के अगेंस्ट, तो उसको काउंट किया जाता है कि आपकी कंट्री के अंदर आए हैं। और इसमें ये भी आ जाता है जो रेमिटेंस आपके पास आ रही है, वो भी एज अ गिफ्ट आ रही है ना, वहां से आपकी फैमिली के लिए किसी ने रेमिटेंस भेज दी है, तो वो भी इंक्लूडेड है। ओके, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मिल गए, इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपके लिए। ओके, या वी आर मूविंग टू, मैं ये देख रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है ये, क्योंकि यूएस का सारा डाटा अवेलेबल है, ये टेबल सारा यूएस से बेस्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? फाइनेंसिंग के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, मतलब ये है कि पैसे लगाए थे और उस पैसे के ऊपर क्या आया। ठीक है, अ, आपने किसी और फॉरेन बैंक में ले जाकर पैसे रखवाए थे, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अर्न करके अपनी कंट्री में ले आए, या उसके ऊपर कोई आपने वहां की स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए थे, उस पर पैसे अर्न करके ले आए, या फिर आपने वहां जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपने कोई प्रॉफिट कमाया, वो अपनी कंट्री में ले आए हैं। इसी तरह से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली का मतलब ये है कि जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, कि बड़ा चीज खरीद ली और उसके अंदर कैपिटल गेन हो गया, तो वो अपनी कंट्री में ले जाते हैं। ये सब फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू जाता है। ठीक है, तो एक तरीका इसका है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल, ये मैं पहले भी, तो क्या है कि बेसिकली आप पैसे जाके इन्वेस्ट करें दूसरी कंट्री के अंदर। ठीक है, so the financial account keeps track of a country's payments for new FDI over a given period, such as specific quarter या year है, payment representing FDI in the United States, such as the acquisition of a US firm by a non-US firm, that would be a foreign direct investment या direct foreign investment. हाँ अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है, ये जो किसी फॉरेन कंपनी ने जाके यूएसए की कंपनी खरीद ली वहां जाकर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, ये यूएसए की एक्सपोर्ट के तौर के पर काउंट होगी, क्योंकि उसके पास पैसे आए हैं। यू सी, पैसे यूएसए की इकोनॉमी में आए हैं। ठीक है, अगर वो जाकर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट काउंट होगी, क्योंकि वो जाकर वहां पर पैसे लगा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी से पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो वहां पर जो पैसे कमाएगी बाद में एक्सपोर्ट्स के तौर पे वापस उसी कंट्री में आ जाना है, लेकिन वो अभी तो जा रहे हैं ना। तो इस चीज को भी माइंड में रखना है आपने। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो पता है आप सबको, आई होप फाइनेंशियल स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली अपने रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ही सिक्योरिटी परचेज नहीं करते, मल्टीपल सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। कि मतलब अगर एक सिक्योरिटी रिसेशन के अंदर नीचे चली जाती है, तो दूसरी रिसेशन में ज्यादा सेल होने लग जाए, ताकि आपका जो रिस्क है वो बैलेंस आउट हो जाए, आपका रिटर्न अच्छा रहे और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए उस रिटर्न के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का एक पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर देते हैं जाकर किसी भी और कंट्री के अंदर, तो वो भी आपकी कंट्री की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है। और उसके ऊपर जो पैसे, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया जाकर, तो जब पैसा जाकर इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट बनेगा। तो जो इन्वेस्ट किया है, जो यहां से गया है, वो भी इस अकाउंट में आएगा, जो वहां से उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपके पास रिकॉर्ड होना है। हाँ, एक चीज नोट कर लें, ये रिकॉर्ड डिफरेंट जगह पे होना है। जो पैसा जा रहा है वो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, जो उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है वो करंट अकाउंट के थ्रू आ रहा है। आपको अगर याद हो तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे हम, कि उस कंपनी ने वहां की ने वहां से पैसे भेजे हैं, तो ये डिफरेंस होगा। क्योंकि जो पैसे आपने लगाए थे उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं, ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये तो उसके ऊपर रिटर्न है ना, तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आ रहा होगा, वो फाइनेंसिंग के थ्रू नहीं आ रहा होगा। So the financial account also keeps track of a country's payments for new portfolio investment in financial assets such as stocks or bonds over a given period, such as a specific quarter or a year. Thus, purchasing of Heineken International, नीदरलैंड ने परचेज की थी by the USA, तो नीदरलैंड की कंपनी थी हाइनेकन, इसको यूएसए ने परचेज कर लिया, is classified as a portfolio investment because it
रिप्रेजेंट्स अ परचेज ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स विदाउट चेंजिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो जो लोग चला रहे हैं उन्हीं चला रहे हैं, आपने बस जाकर वहां पर कंपनी को परचेज कर लिया, उसके शेयर परचेज कर लिए, अब वो आपकी मिल्कियत में है। चलाने वाले लोगों को आपने चेंज नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, आप अपने लोग नहीं लेकर गए। तो ये एक फाइनेंसिंग की इन्वेस्टमेंट है, आपने फाइनेंसिंग की है, आपने पैसे लगाए हैं। ये भी पोर्टफोलियो की तरह इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे शेयर परचेज कर लेते हैं, वो शेयर परचेज कर लिया आपने जाके कंपनी की, दैट्स इट। अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब जैसे ऊपर वाले मैंने बताया था, आप बॉन्ड्स भी परचेज कर सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर, ठीक है ना, कि आपने पैसे लगाए हैं तो बॉन्ड भी ले सकते हैं। अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं, जैसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज होती हैं। अब आई डोंट नो आपको मनी मार्केट का आइडिया है कि नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो वो हम मनी मार्केट में लगा देते हैं। मनी मार्केट के अंदर वो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो। ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, आमतौर पर 2 हफ्ते से स्टार्ट होती हैं, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, इवन 9 महीने की भी हो सकती है, लेकिन इसकी लाइफ 1 साल से कम होगी। तो आपके पास 15 दिन के लिए पैसे फालतू पड़े, आप कहेंगे जी मनी मार्केट में लगा दो, तो मनी मार्केट में 15 दिन में भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, थोड़ा आएगा लेकिन आएगा जरूर। तो इसलिए मनी मार्केट के अंदर जो पैसे आप लगाते हैं वो अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो जो भी मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं बिटवीन कंट्री जो डील हो रही होती हैं, वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे। कैपिटल अकाउंट क्या है? Capital account measures the flow of funds between one country and all other countries due to financial assets transferred across country borders by people who move to a different country or due to sales of patents and trademarks. तो जो लोग अपने एसेट्स बेचकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए सारे पैसे लेकर, या फिर एक कंट्री में आपने कोई पेटेंट बनाया, कोई ट्रेडमार्क बनाया, अब डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री थी, वहां आपने बनाया, अब वो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती है एक डेवलप्ड कंट्री, तो वो आपको कहते हैं जी यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको इस पेटेंट के अगेंस्ट लेट सपोज $1 मिलियन मिलते हैं, हम आपको $2 मिलियन देते हैं, ये पेटेंट आप हमें बेच दें, ये ट्रेडमार्क, ये लाइसेंस, ये आप हमें दे दें। तो उसके अगेंस्ट जो पैसे, वो एक एसेट बिक के बेसिकली पैसे आने के अगेंस्ट है कि आपका एसेट उसके पास चला गया है, तो ये उसके अगेंस्ट जो पैसे आते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल मूव हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब फिर ये आगे बहुत डिटेल्स है कि रिलेशनशिप कैसे होती है इन अकाउंट्स की, क्योंकि सारे अकाउंट्स से आपस में, मैंने जैसे बताया कि जी आप फाइनेंसिंग अकाउंट का जो पैसा आएगा वो करंट अकाउंट के अंदर आ रहा होगा, तो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनके अगेंस्ट जो रिटर्न आ रहे होते हैं वो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रेड हो रहे होते हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड, यू वांट यू कैन रीड इट। लेकिन ओवरऑल इन सब अकाउंट से जो बैलेंस बनता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डिफरेंस बनता है, कि इन सब से जितने पैसे आए और जितने गए उसमें जो बच गया वो आपका बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट है, ये सरप्लस है। अगेन ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही है जब से ये ट्रेड, ट्रांसपोर्ट की, शिपिंग की कॉस्ट के अंदर बहुत कमी आई है और इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसके बाद से बहुत रैपिडली ग्रोथ हुई है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुई थी, बेसिकली इवेंट्स जिनकी वजह से ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। पहला फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, जब ये कोल्ड वॉर के दौरान, ये जब आपकी बर्लिन की वॉल फॉल हुई थी और बेसिकली जर्मनी से पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी भी स्टार्ट हुई, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी देवर कंबाइंड, तो तब से ये ट्रेड ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। देन सिंगल यूरोपियन एक्ट बन गया जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन डेवलप हुई, यूरोपियन यूनियन की वजह से बॉर्डर्स ओपन हो गए, अब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, लोग इधर उधर जाके काम, सर्विसेज, यहाँ तक कि आपको लोन लेना है तो आप यूके में बैठे हुए जर्मनी के बैंक से लोन ले लेते थे, तो इट वॉज वेरी इजी। और अभी भी है, अब बस यूके निकल गया, बाकी सारा यूरोप अभी भी उसी यूरोपियन यूनियन में है, एंड यू कैन सी जो यूके का हाल हो रहा है निकलने के बाद। इससे फिर नेफ्टा बना, गेट बना, यूरोपियन यूनियन, प्रॉपर यूरोपियन यूनियन, क्योंकि पहले एग्रीमेंट हुआ था क्या, यस, ब्री एग्जिट हो चुका है, वो निकल चुके हैं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं हम। दूसरी तीसरी प्राइम मिनिस्टर अब चेंज हो रही है ये तो कुछ अरसे के अंदर ही, सो वो क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ये उतना बेनिफिट ले रहे थे जो इनको लगा कि हम ज्यादा उनको फेवर देते हैं और उनसे हमें कुछ नहीं मिलता, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अब फिर फंस गए हुए हैं कि उन्हें आइडिया नहीं था फिर ये यूक्रेन वॉर और ये सारे मामला हो जाएंगे, तो वो यूरोपियन यूनियन से बेनिफिट भी ले रहे थे काफी, जब वो उनके साथ उनको सर्वे करे थे यूरोपियन पार्लियामेंट में। और फिर सिंगल मार्केट थी और बहुत ज्यादा एक्सेस की अवेलेबिलिटीज थी, टैरिफ्स बहुत सारे कम थे कई चीजों के ऊपर, तो यूरोप में तकरीबन हर चीज बनती है जो यूके से उन्होंने लेनी है, तो वो यूके से लेने की बजाय यूरोप में से ले लेंगे, उनको यूके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूके को शायद कुछ चीजें ऐसी हों जिनकी जरूरत पड़ जाए यूरोप में से,
और वैसे भी कई लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यूरोप से मिल रहे होंगे, जर्मनी से मिल रहे होंगे बेसिकली। सो बेसिकली सिंगल यूरोपियन एक्ट बना, उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हो गई, 28 यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुई थी ये फिर। ठीक है, तो अब इसके अंदर और मेंबर्स ऐड होने के लिए एप्लीकेशन देते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन, फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो यूरोपियन यूनियन और फिर क्या है वो पूरा एक डिफरेंट हो जाएगा। इसका आपसे ताल्लुक कोई नहीं, इसलिए इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर यूरो बना यूरोपियन यूनियन के अंदर, ताकि सिंगल करेंसी हो। पता चला जी अभी ब्रिटेन से निकला, मैं फ्रांस पहुंचा, सबसे नियरेस्ट फ्रांस पड़ता है ना ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन से निकले फ्रांस जाते ही फ्रैंक ले आओ जी, फ्रेंच वो फ्रैंक ले आओ। वो कहाँ से लाऊं भाई, मैं तो ब्रिटेन से पाउंड लेके निकला हूँ। फिर वहां से आगे निकला, जर्मनी पहुंच गया, उनका अपना कोई दूसरे को अपना निकल आएगा, स्पेन निकल गया और निकल आया है, आगे एस्टोनिया निकल गया, वहां और निकल आया। तो उन्होंने कहा जी एक सिंगल करेंसी करते हैं, तो उन्होंने यूरो लॉन्च कर दिया। ब्रिटिश पाउंड के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज की करेंसी गायब हो चुकी है इस वक्त। हर कंट्री के अंदर यूरोपियन यूनियन में सिर्फ यूरो चलता है, और ब्रिटेन के अंदर भी यूरो बहुत ज्यादा चल रहा था। जब से उन्होंने डिवाइड किया तो फिर से यूरो खत्म होकर वापस पाउंड की तरफ ज्यादा चलेंगे, लेकिन पाउंड खत्म नहीं हुआ था। लेकिन बाकी तमाम करेंसीज तकरीबन यूरोप की अब इस वक्त खत्म हो चुकी हैं और सब यूरो पे आ गए हैं। तो सिंगल करेंसी से एडवांटेज बहुत ज्यादा रहता है, कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। जो जेब में पैसा लेकर निकले वो किसी भी कंट्री में जाके यूज कर सकते हैं। फिर अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता चुका, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी मेंबरशिप से चाइना ने इतना फायदा उठाया और ये सारे ट्रेड यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलप हो गया। श्योर। अच्छा रुक जाओ, मैं ये अब चीजें कुछ स्किप भी कर रहा हूँ इसके अंदर से, जो आपके मुतालिक नहीं है कि ट्रेड वॉल्यूम क्या है और क्या है ये चीजें, ग्राफ्स और ये सारा, इसका आपसे सब ताल्लुक नहीं, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप कर दूँ। फैक्टर्स दैट इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो, उसके अंदर सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ लेबर। चाइना सारी आखिर दुनिया की कंपनियां क्यों जा रही हैं? एप्पल डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन चाइना, सॉरी। सो व्हाई? क्योंकि लेबर सस्ती है वहां पर। तो जितनी मेजर कंट्रीज के बड़े डेवलप्ड कंट्रीज, उनके तमाम बिजनेसेस ज्यादातर वहां शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर आवर पे करना पड़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ रही होगी, उनके बेनिफिट्स देने हो, छुट्टियां देनी पड़ रही होंगी। चाइना जाएंगे, उन्हें इस चीज की परवाही कोई नहीं, वहां पर उन्होंने किसी को थर्ड पार्टी को देने, वो जिस मर्जी हालत में काम करवाए, चाइल्ड लेबर करवाए, कुछ भी करवाए, ये लोग देखते भी नहीं है। एंड स्पेशली वहां पर लेबर इतनी चीप है कि इनको प्रोडक्ट बनवाना बहुत सस्ता पड़ता है, उसके फिर 1% शिपिंग की कॉस्ट पड़ती है, तो बड़े आराम से लाकर ये अपनी कंट्री में बेच सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कंपनीज कहती है क्यों ना हम उस कंट्री से बनवाएं। तो ज्यादातर इसी वजह से, चीप लेबर की वजह से, कॉस्ट ऑफ लेबर कम होने की वजह से चाइना में चली जाती है। या फिर जैसे फैब्रिक वगैरह के केस के अंदर पहले पाकिस्तान में आती थी, अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री के हालात इतने बुरे हैं और पॉलिटिकल हालात इतने बुरे हैं कि वो इंडिया या बांग्लादेश में ज्यादा अपना फैब्रिक प्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी रेडीमेड गारमेंट्स की स्टिचिंग करवाते हैं। पहले कराची में बहुत होता था, ये पाकिस्तान में बहुत था, अब वहां करवाते हैं। इसी तरह से फिर ये चीजें जरूरी है कि लेबर कहाँ सस्ती मिलेगी। फिर इन्फ्लेशन, अगेन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस चेंज होती हैं और ट्रेड को इफेक्ट करती हैं। अगेन if a country's interest inflation rate increases relative to the countries with which it trades, this could cause its exports to decrease। लेकिन उसकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होती है, तो यू वांट टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन रेट, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लोग करवाएं। नेशनल इनकम, अगर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है, तो बेसिकली उसका करंट अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही होती है ओवरऑल। ठीक है, तो इस वजह से अगर और कोई फैक्टर चेंज ना हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सिट्रस वेरिएबल्स हम इसे कहते हैं, तो जब भी उसकी जो इनकम है नेशनल लेवल के ऊपर, वो एज अ परसेंटेज लेट्स सपोज 15% है, दूसरी कंट्रीज की 10% है, तो बेसिकली उसका करंट अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट कंडीशंस, अगेन आप चाहेंगे कि आप अपना बिजनेस ऐसी कंट्री में ले जाएं जहां पर आपको अच्छी क्रेडिट टर्म्स मिल जाए। मतलब आप अगर लोन लेना चाहें तो बैंक आपको इजीली लोन दे दे, बहुत ज्यादा आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर ना करे, आपसे बहुत ज्यादा डिमांड्स ना कर रहा हो, और आपको लोन इजीली मिल जाए, एक्सेसिबल हो फाइनेंसिंग। आप ऐसी कंट्री में नहीं जाना चाहेंगे जहां बैंक आपको इजीली लोन ना दें, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है।
सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंटरनेशनल ट्रेड में हम जब कंट्री से कंट्री में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हम अपनी उस कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि क्या जो पॉलिसीज हैं वो फ्री ट्रेड के अंदर सपोर्टिव हैं, वो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिजनेस के लिए वो प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट ऐसे जोन्स बनाती है जहां बिजनेस को प्रमोट किया जाए। क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी तो नहीं है कि वहां पर हम जाके फंस जाएंगे, जैसे कि कोई आखिर पाकिस्तान में लाकर प्लांट क्यों नहीं लगा लेता, चाइना ले जाके क्यों लगाता, यहाँ जी या इंडिया में नहीं लगा लेता। गवर्नमेंट पॉलिसीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट क्लैरिटी नहीं है जी इसके लिए इस डिपार्टमेंट जाना है, उस डिपार्टमेंट जाना है या उस डिपार्टमेंट जाना है। एक बिजनेस स्टार्ट करना है जी 25 डिपार्टमेंटों के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर जगह आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं या कोई और काम करना पड़ रहा है या डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ रही है। चाइना में आप गए हैं, एक ही जगह आपने एंटर होने का जी मैंने बिजनेस शुरू करना है, ठीक है जी बिजनेस शुरू करें, सारी लाइसेंसिंग आपको एक जगह से करवा के दी जाएगी पूरी। मजे की बात यहां तक कि आप अगर कुछ चीज मंगवाना चाहते हैं चाइना से, एक पीस ऑफ इयरिंग मंगाना चाहते हैं ना आप, अगर उसकी शिपिंग को, अगर एयरिंग है 100 रुपए का और उसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ती है 200 रुपए, आपको बेहद सस्ता 5, 10, 20 रुपए में या चाहे फ्री शिपिंग के साथ वो आप तक पहुंचा देंगे, एक पीस ऑफ एयरिंग आपने मंगाना है तो। ये हुआ है एक बार कि किसी ने कहा कि जी यहाँ डिमांड थी सूटों की बड़ी जबरदस्त, तो उस किसी ने फॉरेन से कहा कि जी ये सूट हमें यहाँ से भेज दें आप, क्योंकि फॉरेन में बड़ी डिमांड है पाकिस्तानी ड्रेसेस की, कपड़े की। तो उन्होंने बताया कि जी ये आपके ड्रेस बनते हैं लेट सपोज 40,000 के, तो 70,000 रुपए इसके ऊपर शिपिंग पड़ जानी है, तो वुड मेक नो सेंस। जबकि चाइना से आप एक ईयरिंग भी मंगाना चाहें वो अक्सर आपको फ्री शिपिंग के अंदर भेज देंगे, क्योंकि चाइना देखते हैं कि जी ट्रेड का वॉल्यूम होना चाहिए, जब हमारी शिपिंग जा ही रही उसमें एक पैकेट और भी चला जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फर्क तो, जहाज तो जाना ही है, गाड़ी तो जानी है, एक पैकेट और चला जाएगा, कुछ कॉस्ट थोड़ी सी पड़ जाएगी, लेकिन बिजनेस हो रहा है ना, माल बिक रहा है ना, इसके बहाने और माल बिकेगा, कई ज्यादा वॉल्यूम में बिकेगा तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। और जब इसकी जगह और चीजें साथ बिकेंगी, कोई ये खरीदेगा साथ दो चीजें और भी ले लेगा या शिपिंग फ्री वगैरह है, जब इतनी सारी चल तो कुछ जाना ही है उसके साथ ये भी चला जाएगा, तो बहुत बड़ी कॉस्ट हमें नहीं पड़ने वाली। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और फिर यहाँ पर एक और फैसिलिटी मैं ये देख रहा था, ये जो फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, इसके अंदर ना आपके पास ये आप हायर करते हैं, ये अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं, अब वो पार्ट टाइम में ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो उनको सेटअप करना नहीं आता, उन्हें नहीं पता किस चीज को बेचें, कहाँ से खरीदें, कैसे बेचें, वो पाकिस्तान से एक बंदा हायर करते हैं, हमारे जो ये फ्रीलांसर्स हैं, इनको कहते हैं पीए या कुछ इस तरह का होता है अमेजोन का ऑनलाइन। इसको काम देंगे जी तूने मेरा पूरा बिजनेस बना कर देना है मुझे, हर चीज चलाकर, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा प्रोक्योर करके, और उसके सैंपल भी मुझे भेजने हैं, वो पूरा बनाकर उनको बताता है जी ऐसे होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे चलेगा, और कहता है जी ये सैंपल आप अगर अलग अलग मंगाते हैं 5 कंपनी से चाइना से, तो आपको शिपिंग बहुत पड़ेगी। चाइना में एक ऐसी सेंटर्स होते हैं जहां पर आप ये 5 कंपनियों से माल उस सेंटर में भेज दें, बहुत कम शिपिंग पड़ती है, वो सिंगल पैकेज में आपको ये भेज देगा, आप सैंपल चेक कर लें वहां पर अमेरिका मंगवा कर, तो मैं आपको उसके थ्रू मंगवा देता हूँ। तो ये फैसिलिटी भी चाइना में अवेलेबल है कि जी वो 5 कंपनी से अपने सैंपल लें, पांचों का सैंपल एक कंपनी इकट्ठा करेगी और एक डब्बे में डाल के आपको भेज देगी, शिपिंग कॉस्ट कम पड़ जाती है आपको, और फिर उसके साथ वो डीलिंग करते हैं। और अक्सर इस केस के अंदर वो क्योंकि खुद नहीं चला सकते होते, वो हमारे फ्रीलांसर कहते हैं यार तुम 10-15% प्रॉफिट लो, हमारा पार्टनर बन जाओ, मेरे बिजनेस तुम चलाओगे, मेरी तो जॉब होती है, मैंने ये कैसे डील करना है मुझे इसका पता भी नहीं है, तो तुम इसको डील करोगे, मैं तुमसे पूछ लिया करूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दिस हैपेंस अ लॉट। बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए सपोर्टिव है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई इंटरनेशनल फर्म आ भी जाए और लिटिगेशन में फंस जाए किसी मामले में, वो तो अपने कानों को हाथ लगे भाई ये लिटिगेशन, ये तो 200 साल हो गए आज तक लिटिगेशन से ही मामला नहीं निकल रहा। सो इस वजह से भी यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है कि उनके लिए कि सेपरेट बिजनेस के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए अलग कोड्स हो जहां पर उनका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके अलग रूल्स हो, उसके अलग प्रोसीजर्स हो, बट नो। इसी तरह से गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इंपोर्ट्स के ऊपर या एक्सपोर्ट्स के ऊपर, या टैरिफ्स लगा सकती है, या सब्सिडीज दे सकती है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इंपोर्ट नहीं करती, अगर आपकी कंपनी उस माल की इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है तो आप तो फंस जाएंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे, कोई सैंक्शंस लग जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, या टैरिफ ऐड कर दे, जब टैरिफ ऐड कर दिया आपका माल महंगा बन गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। इसी तरह से सब्सिडीज दे सकती है एक्सपोर्ट के लिए, कि एक्सपोर्ट करें तो सब्सिडी दें, तो आप प्रेफर करेंगे कि हाँ जहां सब्सिडी मिलती है कि एक्सपोर्ट करोगे माल तो सब्सिडी भी मिलेगी, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ जाके प्लांट लगाता हूँ, यहाँ सब्सिडी के पैसे भी मिलेंगे, एक्सपोर्ट से प्रॉफिट भी आएगा। और फिर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है पायरेसी के ऊपर। अब जैसे कि चाइना के अंदर इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाके आप कहें जी इसकी कॉपी बना दो मुझे,
लुइस वुइटन की, मुझे लुइस वुइटन की कॉपी बना दें, तो लुई वुइटन की कॉपी आपको कौन बना कर देगा अमेरिका के अंदर? नोबडी। क्यों नहीं बना सकते? लीगली आप नहीं बना सकते। चाइना के अंदर बताएं जी कौन से ब्रांड की चाहिए जी, हर ब्रांड की कॉपी हम आपको बनाकर दे देंगे। तो कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं? पायरेसी से रिलेटेड। तो पायरेसी भी एक बड़ा इशू है। एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, कि कुछ कंट्रीज के अंदर जी एनवायरमेंट को आप डैमेज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो भी आपके लिए इंप्लीमेंट होगी कि यार यहाँ तो हमें पोल्यूशन करनी पड़ेगी, तो ये तो हमें फाइन बहुत लगा देंगे। हमें ऐसी कंट्री में जाना चाहिए जहां हमें पोल्यूशन के ऊपर फाइन ना लगे। तो थिंग्स लाइक दैट। लेबर लॉज, लेबर को क्या पे करना है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, उनको आवर्स फ्री देने हैं, उनके कितने घंटे काम करवा सकते हैं, किन हालात में काम करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछेगा, वो आके जो मर्जी प्लांट लगा ले। जैसे कि मुझे कई लोगों ने बताया कि वो इस बिजनेस के अंदर काम करते थे, उनके वेयर हाउस के अंदर एसीज नहीं थे, इतनी गर्मी होती तो सुबह से शाम तक वहां वेयर हाउस के अंदर आप उसकी वेयर हाउस के जो स्टॉक की नंबरिंग वगैरह चीजें कर रहे हैं, और शाम तक पसीने में डूबे हुए होते थे। करनी पड़ती है, यही जॉब है और अवेलेबल नहीं है। अमेजन के बारे में ये बड़ा पॉपुलर है कि वो अपने वेयर हाउस में बहुत जबरदस्त किस्म का काम करवाते हैं, लोगों को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, और कई इंजरीज हो जाती हैं, इतना ज्यादा काम होता है। लेकिन उन्होंने कभी यूनियन नहीं बनाने दी। उनका जी आप एग्रीमेंट करके हमारे साथ जॉब करेंगे कि आप अपनी यूनियन नहीं बना सकते। अब यूएस कोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग दी है कि जी ये आपने इनके ऊपर गलत पाबंदी लगाई हुई है, ये अपनी यूनियन बना सकते हैं, इनको इनके राइट्स दिए जाएं। ये तो आप जुल्म करेंगे इनसे इतना काम करवाते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो रहा है। तो पाकिस्तान की चीज है फिर? सो लेबर लॉस कैसे हैं, बिजनेस के लॉस कैसे हैं, बिजनेस के लिए फेवरेबल हैं या नहीं है, टैक्स ब्रेक्स किस तरह की मिल रही हैं आपको? टैक्स ब्रेक अच्छी मिलेगी तो आप जरूर जाएंगे वहां लगाने प्लांट अपना। कंट्री ट्रेड रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि किस कंट्री से ट्रेड कर सकती है, किससे नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान तो रशिया से ट्रेड नहीं कर सकेगा, आप कई कंपनी यार हमने तो रशिया से माल मंगवाना है फिर। तो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिर गवर्नमेंट ओनरशिप या सब्सिडीज जो है वो क्या है? इसी तरह से कंट्री के सिक्योरिटी के लॉज क्या हैं? जैसे कि अभी वो हवावे के ऊपर इश्यूज क्रिएट हो गया था कि जी इनके सिक्योरिटी का मसला है, तो इनके आपने 5G टेक्नोलॉजी नहीं लेनी, तो कई कंट्रीज में वो एक इशू बन गया है। पॉलिसीज टू पनिश कंट्री गवर्नमेंट्स, कि कोई पॉलिसीज होती हैं कि जी ऐसे सैंक्शन लगा दी जाती हैं कि जी रशिया पे सैंक्शन लग गई हैं, या ये कोई और इशू हो जाता है तो इस कंट्री पे सैंक्शन लगा दी हमने, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है। एंड अगेन ऑल दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज दे इन्फ्लुएंस बिजनेसेस। एक्सचेंज रेट, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस को, स्पेशली एमएनसी को, बिकॉज उसका सारा बिजनेस इस एक्सचेंज रेट पे खड़ा है। आपकी कंट्री से जो प्रॉफिट उधर जाना है, जो प्रॉफिट की रिपोर्टिंग होनी है, वो उस यूएस डॉलर में होनी है, वो पाकिस्तानी रुपए में नहीं होनी। तो उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से होगी, और हमारे यहाँ हर दूसरे दिन फ्लक्चुएट कर रहा होता है। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, कि कैपिटल इंटरनेशनली कैसे फ्लो कर रहा होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूनाइटेड किंगडम से आती है, जापान से आती है, नीदरलैंड से आती है, कनाडा से आती है, फ्रांस से आती है। पाकिस्तान में कहाँ से आएगी जी? यूएसए से आ गई, यूरोप से आ गई, इस तरह की बड़ी कंट्रीज से आ जाती है। अब आखिर फॉरेन जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसकी फैक्टर्स क्या होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंट्री आपकी कंट्री में पैसे लगाएगी कि नहीं? तो सबसे पहला, चेंज इन रिस्ट्रिक्शंस। 1990s के अंदर बेसिकली बहुत सारी कंपनीज ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी अपनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो कम की। जैसे कि इंडिया ने भी की थी। मैनी यूएस बेस्ड एमएनसीज इंक्लूडिंग बोश और लॉम और कोलगेट, पामोलिव, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये पेनिट्रेट कर गई लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, चाइना, हंगरी, इंडिया, मेक्सिको। न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही थी, गवर्नमेंट बैरियर्स हटा रही थी। इंडिया भी उस टाइम पे इस तरह के हालात में था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जी अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हम फॉरेन बिजनेस के ऊपर नहीं लगा सकते, तो हमें फॉरेन बिजनेस को अंदर आने देना चाहिए इंडिया के। तो उन्होंने नई पॉलिसीज बनाई, एनकरेज कर, तो ये सारे ब्रांड्स 90s के अंदर एंटर हुए हैं इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली। आप देखेंगे कि सडनली 19 से पहले और ब्रांडिंग थी और एडवर्टीजमेंट थी इंडिया में, और 90s के बाद एक सडन बूम आ गया, ये सारे फॉरेन ब्रांड्स का। कोका कोला एंटर हो गया, थम्स अप उसके साथ कंपटीशन में चला गया, एक पूरा सेटअप बना वहां पर। फिर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो ये सारी एंटर हो गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, वो है प्राइवेटाइजेशन।
बहुत सारी इसी दौरान बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप में प्राइवेटाइजेशन भी स्टार्ट कर दी कि हम गवर्नमेंट अदारों को नहीं चला सकते, इनको प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहिए। तो जितनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई उतनी ज्यादा फॉरेन कंपनीज ने देखा कि यार ये ऑलरेडी स्टैब्लिश बड़ा जबरदस्त बिजनेस, इसको चलाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल में था तो सही नहीं चल रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन के वक्त अच्छा हम चला सकते हैं। तो कई कंट्रीज के अंदर कंपनी इस तरह से टूट पड़ी। प्राइवेटाइजेशन ज्यादा पॉपुलर हुई मेक्सिको के अंदर, ब्राजील के अंदर, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, पोलैंड, हंगरी, कैरेबियन टेरिटरीज थी, वर्जिन आइलैंड्स थे। तो जैसे कि नेशनल एक एसेट था बड़ा जबरदस्त, उन्हें उन्होंने बेच दिया। तो अब फॉरेन जो ओनर है उसने कहा जी इससे प्रॉफिट कैसे कमाना, उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल बनाया। जैसे कि हमारे यहाँ पीटीसीएल को सेल किया गया, काफी हद तक उसके शेयर्स बेच दिए गए, और वो फॉरेनर जो है उन्होंने कि जी अब इससे प्रॉफिट दिए बगैर तो वो बिजनेस नहीं चला सकते ना, तो उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल किया कि इसके अंदर से प्रॉफिट कैसे लीजिए। फाइबर ऑप्टिक आई आपके पास, उससे पहले ये फाइबर ऑप्टिक या इंटरनेट नहीं था, ब्रॉडबैंड वगैरह, तो ये सारी चीजें आई आपके पास। इससे फिर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है अगेन। और एक एमएनसी ये जानना चाहती है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां कितना पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का। एमएनसी उसी कंट्री में जाएगी जहां इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्योंकि उससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे डेफिनेटली जब पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो एमएनसी भी ग्रो करेगी, उनकी सब्सिडरी भी ग्रो करेगी। दूसरा, पूरी इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो उसका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि हाई पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज के अंदर वो जाए, लो इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जहां ग्रोथ ज्यादा होगी वहां उन्हें पता है उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल, और इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बेस एज वेल, और उसकी वजह से एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा, रेवेन्यू फिर से बढ़ जाएगा। टैक्स रेट्स, जहां पर टैक्स रेट्स कम होंगे कंट्रीज प्रेफर करेंगी कंपनीज के हम वहां जाकर अपनी सब्सिडरी बनाएं, और कंपनीज ऐसा करती हैं। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर लेट्स सपोज एप्पल है, तो उसने किसी एक कंट्री के अंदर टैक्स देना है, उसने हर कंट्री में टैक्स नहीं देना यूरोपियन यूनियन में, तो वो डिसाइड करते हैं किस कंट्री में टैक्स दें। तो वो जाके बात करते हैं किसी छोटी सी कंट्री से कि भाई तुम इतनी छोटी सी कंट्री हो, कोई तुम्हारे पास कंपनी रजिस्टर करवाने आएगा नहीं, सारे जाएंगे लेट्स सपोज यूके, यूके वाले हमसे लेंगे जी 30-40% टैक्स, तो हमारा तो नुकसान है ही, तुम्हारा भी नुकसान, तुम्हें क्या मिला। तो एक काम करो, तुम हमें टैक्स ब्रेक दो, तो हमसे लो 10-15-20% टैक्स, हम टैक्स यहाँ फाइल करेंगे, और अरबों रुपए का हमारा तो टैक्स बनता है। तो हम आपको टैक्स देते हैं, हम यूके को टैक्स नहीं देते, हम आपके पास लेकिन देंगे 15-20%, हमने ज्यादा नहीं देना, आपका भी फायदा आपको, वरना कुछ भी नहीं मिलना, हमें इस तरह कुछ टैक्स में बचत हो जाती है। तो इस तरह कंट्रीज डिसाइड करती हैं किस कंट्री में। और कभी कभी ये भी तो ये मल्टीनेशनल जो है ये करती हैं कि आपका एक कंट्री में प्रोडक्ट बना, अब आपको पता है कि जी यहाँ से सस्ता बन गया है, अब जब हम दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, लेकिन वहां भी आपकी सब्सिडरी में जाना है, उसके बाद फर्दर वर्किंग होनी है और फिर उसने आगे मार्केट में बेचना है। लेकिन जहां पहले बना है वहां पर टैक्स रेट ज्यादा है, तो जब यहां से आप वहां बेचेंगे कि जी हमने उस सब्सिडरी को बेचा है और वहां पर जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर वो खरीद लें, तो जी यहाँ प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने आगे बेच दिया जी, जब वहां गया उसके अंदर जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर टैक्स कम देना पड़ेगा, तो सारा टैक्स वहां दे देते हैं फिर। तो दिस ऑल्सो हैपन। एक्सचेंज रेट्स क्या हैं और कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये भी एक एमएनसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि कितना फ्लक्चुएट करता है एक्सचेंज रेट, क्या एक्सचेंज रेट है, कहाँ जा सकता है, हमारे रिस्क क्या है इसके अंदर। ये चैप्टर तो खत्म कर दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टैक्स रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन सॉरी टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, कि आप अपना पैसा कब दूसरी कंट्री में ले जाके इन्वेस्ट करेंगे। एक तो था ना कंपनी बनाए जाके इन्वेस्टमेंट करें, प्लांट लगाएं, दूसरा के पैसे फाइनेंसिंग वाला जो मामला था कि फाइनेंसिंग कब की जा रही होगी, वहां जाके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस बॉन्ड्स ले रहे हैं या कोई और चीज। तो पहली चीज टैक्स रेट क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर परचेज किए उसके ऊपर डिविडेंड है या कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा। और अगर आपने बॉन्ड परचेज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर क्या टैक्स वहां की गवर्नमेंट काट लेगी आपको इंटरेस्ट देने से पहले। तो जहां कम इंटरेस्ट होगा आप वहां पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है वहां पर, कि इस कंट्री में ज्यादा मिलता है तो हम यहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे, इस कंट्री में कम इंटरेस्ट रेट है तो हम वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने पैसे। और एक्सचेंज रेट क्या है उस कंट्री का,
दिस वुड ऑल्सो मैटर अ लॉट बिकॉज ये आपके रिटर्न को डिटरमिन करेगा। बाकी इसकी जरूरत नहीं है। बाकी कौन सी एजेंसीज फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल फ्लो को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो है, इसके अंदर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा होता है डिफरेंट कंट्रीज को, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए हुए होते हैं इन्होंने कंट्रीज को, और कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं। फिर फंडिंग डायलेमा ऑफ द आईएमएफ है कि हो गए वो आईएमएफ के प्रोडक्ट जो भी जाता है वो ऐसे निकलता नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज हैं, उनको बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, और फिर कंट्रीज फंसती ही जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करती, वो आईएमएफ के भरोसे ही चली जाती हैं। वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंदर डील करता है, ओईसीडी है, इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं बहुत सारी।